वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो ये होने वाला है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 1 का सेशन 2। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे 3 सेक्टर्स को, डैट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे एक्सप्लॉइट करा था, कैसे डिस्ट्रॉय करा था। तो अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देखना, उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे। तो चलो आज हम देखते हैं एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स थे इंडिपेंडेंट होने से पहले। ठीक है, तो देखो अब ये जो टर्म्स है ना, ये तुमसे वो ऐसे भी पूछ सकता है 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स का क्वेश्चन में, एक्सप्लेन स्टेगनेंट इकोनॉमी, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। तो वो ऐसे भी पूछ सकता है। तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना ज़रूरी नहीं है वो तुम्हें वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा एक्सप्लेन द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नो। ठीक है, कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं तुम्हें उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर करूंगी, बट अभी एटलीस्ट मैं तुम्हें मतलब तो समझा दूँ कि किस चीज़ का क्या मतलब है। ठीक है, सो अब देखते हैं। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी की फीचर्स क्या क्या थे। अब फीचर्स में सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं आती, फीचर्स में अच्छी चीज़ें भी आती हैं, बुरी चीज़ें भी आती हैं, दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक इंसान के फीचर्स की बात करूँ, अच्छा उसके बाल लंबे हैं, अच्छा वो गोरी है, बट एट द सेम टाइम वो थोड़ी सी हेल्दी है। ठीक है, हेल्दी होना इज़ नॉट बैड, बट मैं सिर्फ बता रही हूँ। ठीक है, कभी तुम लोग मेरे को बोलो वो मैम मोटा बोल दिया, नहीं मैं खुद भी मोटी हूँ। ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स। ठीक है, तो अब देखो स्टेगनेंट इकोनॉमी क्या होता है। द इकोनॉमी विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम। ठीक है, जब कोई भी इकोनॉमी जहाँ पे बहुत कम या फिर ना के बराबर ग्रोथ हो इनकम में, ठीक है, तो वो क्या होती है, स्टेगनेंट इकोनॉमी। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज अ स्टेगनेंट इकोनॉमी ड्यू टू दिस बल्क ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी। क्योंकि कमाई तो किसी की हो ही नहीं रही थी ना, हर तरह से तो उन्होंने हमें डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो किसी भी, और ना एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों की कमाई हो रही थी, क्योंकि उन लोगों ने क्या करा था, जमींदारी सिस्टम के थ्रू टीलर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, तो क्या हुआ था, मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन पॉवर्टी में जी रही थी। ठीक है, तो इनकम तो कुछ आ ही नहीं रही थी, ना कोई इनकम की ग्रोथ थी, ना थोड़ी बहुत ग्रोथ थी। ठीक है, तो एट द टाइम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज स्टेगनेंट इकोनॉमी। ठीक है, क्यों थी, बिटवीन 1860 टू 1945 ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वॉज 0.5% पर एनम, एंड बिटवीन 1925 टू 1950 0.1% पर एनम। ठीक है, अगर तुम लोगों को डाटा याद होता है, एग्जैक्ट डाटा की, अच्छा 1925 से 1950 तक हमारी पर कैपिटा इनकम में 0.1% थी पर एनम, तो ही तुम लिखना। अगर तुम्हें डाटा याद नहीं आ रहा है तो डाटा लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें डाटा याद नहीं आ रहा है तो तुम सिर्फ यहाँ तक लिखोगे। ठीक है, ये बिटवीन वाला पार्ट तुम छोड़ दोगे। ठीक है, स्टेगनेंट इकोनॉमी क्या होती है, वो इकोनॉमी जहाँ पे लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम होती है, इट इज कॉल्ड स्टेगनेंट इकोनॉमी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज स्टेगनेंट इकोनॉमी ड्यू टू दिस बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन पॉवर्टी। ठीक है, तो तुम सिर्फ इतना लिख कर आओगे। ठीक है, अगर तुम्हें डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट याद है कि 60 टू 45 में पर कैपिटा इनकम में 0.5% पर एनम थी, और बिटवीन 25 टू 50 में पर कैपिटा इनकम 0.1% पर एनम थी, तो ही तुम लोग लिखोगे डाटा। गलत मत लिख के आना, क्योंकि अगर तुम गलत लिखोगे ना तो टीचर एकदम से उस चीज़ को हाईलाइट कर देगा और तुम्हारे सही जाता हुआ क्वेश्चन गलत कर देगा। ठीक है, अगला देखो बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी क्या थी, द इकोनॉमी विच शोज लो पर कैपिटा इनकम इज कॉल्ड बैकवर्ड इकोनॉमी। ठीक है, बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहां पे हमारी पर कैपिटा इनकम लो होती है। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी ड्यू टू बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज पुअर। ठीक है, जब कहीं से पैसा आएगा ही नहीं तो क्या होगा, इंडियन पॉपुलेशन क्या थी, पुअर थी। ठीक है, बिटवीन 1947-48 पर कैपिटा इनकम वाज जस्ट ₹230। अब तुम लोग देख रहे हो कितनी ज़्यादा कम पर कैपिटा इनकम थी हम लोगों की उस टाइम पे। समझ पा रहे हो तुम लोग अब ये सब चीज़ें। तो अगर तुम्हें डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट याद है तो ही तुम लिखोगे, वरना तुम डाटा नहीं लिखोगे। ठीक है, उस टाइम पे इंडिया, इसकी पर कैपिटा इनकम क्या थी, ओनली ₹230, बट एट प्रेजेंट क्या है, 10,020 समथिंग अकॉर्डिंग टू 2023 के डाटा के हिसाब से डॉलर्स। ये तो रुपीज़ की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो क्या थी, इंडियन इकोनॉमी स्टेगनेंट इकोनॉमी थी और इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी थी। ठीक है,
अगला देखो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। अब ये क्या था, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन्ड बैकवर्ड। ठीक है, क्या था, क्योंकि नियर बाई 72% ऑफ इंडियन वर्किंग पॉपुलेशन वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, क्योंकि 72% जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में ही थी और कोई किसी काम में नहीं था। मोस्टली लोग एग्रीकल्चर में ही थे। 100 में से 72 लोग तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही हैं। ठीक है, तो और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम थी क्योंकि हमारे पास ना इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी, हम लोग पूरे तरीके से रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे, ना हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे, ना टूल्स थे, ना मशीन्स थी। तो क्या था, प्रोडक्टिविटी वॉज वेरी लो। 10 पर हेक्टर आउटपुट ऑफ व्हीट वॉज 660 किलोग्राम एंड पर हेक्टर आउटपुट ऑफ राइस वॉज 665 किलोग्राम। फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन आर नॉट इनफ फॉर द सर्वाइवल्स। इतना कम प्रोडक्शन हो रहा था। और क्या तुम इतने कम प्रोडक्शन में एक पूरे देश को चला सकते हो? इतने ही सारे पॉपुलेशन वाले देश को क्या तुम चला सकते हो? नहीं चला सकते। तो इसीलिए एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस थी। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर तुम लोगों को डाटा याद रहता है लिखो, नहीं रहता है मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, पर गलत मत लिख के आना। ठीक है, अगला देखो, अगला था इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। अब इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस क्या होता है ये भी देखते हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज वेरी पुअर। अभी हम लोगों ने देखा था लास्ट सेशन में कैसे उन्होंने हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डिस्ट्रॉय करा था। देयर वाज लैक ऑफ मशीन्स टू प्रोड्यूस गुड्स। ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज वर डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर ऑल्सो रूइंड। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को तो खत्म ही कर दिया था इन लोगों ने। ठीक है, और जो थोड़े ठीक लेवल की इंडस्ट्रीज थी तो वह किस पे डिपेंडेंट थी? वो मशीन, उनके पास ठीक से मशीनें ही नहीं थी। मशीनें होंगी तभी तो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, मशीनें ही नहीं थी उनके पास। ठीक है, तो क्या हुआ था, वो पूरा का पूरा हमारा जो इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो पूरा का पूरा इम्पोर्ट पे डिपेंड हो गया था। ठीक है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में तो बात ही नहीं करता, वो तो बेचारी खत्म ही हो गई थी, शुरू हुई और खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट रैम्पेंट पॉवर्टी। अब ये क्या था, बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वॉज पुअर। ठीक है, देयर वॉज लैक ऑफ शेल्टर एंड क्लोथिंग ड्यू टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी। ठीक है, क्या था, मतलब लोगों के पास घर भी नहीं थे, कपड़े भी नहीं थे, जो होती है ना बेसिक नेसेसिटीज, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, नाउ तो इट इंक्लूड्स वाटर एंड एजुकेशन एज वेल। ठीक है, बट अभी तो खैर उस टाइम पे तो रोटी कपड़ा और मकान ही था, लेकिन लोगों के पास वो भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? अनएम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी की वजह से। ठीक है, तो ये होती है रैम्पेंट पॉवर्टी। ठीक है, अब अगला देखो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया वॉज वेरी पुअर। कुछ तो वो करने ही नहीं दे रहे थे हमें। ठीक है, तो एवरीथिंग वॉज पुअर, इंडियन पॉपुलेशन वॉज पुअर, इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज पुअर। ठीक है, देखो रेलवेज वर डेवलप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, रेलवेज बनाई थी ब्रिटिशर्स ने, लेकिन किसके फायदे के लिए? अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ताकि उनके गुड्स क्या हो, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में चले जाएं। ठीक है, रोड्स वर डेवलप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंट्री। ठीक है, वन पार्ट टू अनदर पार्ट। रोड्स ठीक करी गई थी ताकि क्या हो, उनके गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ठीक है, अगला देखो हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। अब क्या कर रहा था, विद इन द कंट्री के तो सारे सेक्टर्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंटरनेशनल ट्रेड। अब क्या बचे हम लोग, पूरी तरह से अब हम इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट होकर रह गए। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द कंट्री वॉज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, मशीनरी। इम्पोर्ट किस किस चीज़ का? मशीनरी, डिफेंस इक्विपमेंट, प्रोडक्शन इक्विपमेंट एंड सेवरल कंज्यूमर गुड्स यूज टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, बाहर से गुड्स आते थे। कैसे कैसे गुड्स आते थे? मशीनरी, डिफेंस इक्विपमेंट्स, प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स और सेवरल कंज्यूमर गुड्स भी बाहर से आते थे। ठीक है, अब देखो लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है, जब हम शहर में रहते हैं, अर्बन एरियाज को, मतलब शहर को अर्बन एरियाज कहते हैं और गांव को रूरल एरियाज कहते हैं। ठीक है, अब क्या था, लिमिटेड अर्बनाइजेशन मतलब 14% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज। ठीक है, जो डेवलप्ड एरियाज होते हैं 14% पॉपुलेशन सिर्फ अर्बन एरियाज में रहती थी और 86% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती थी। ठीक है, अगला देखो
सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। अब ये क्या होता था, इंडियन इकोनॉमी वॉज नाइदर होली फ्यूडल इकोनॉमी नॉर अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इट वॉज मिक्सड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्सड इकोनॉमी बना के रख दी थी उन लोगों ने हमारी। देखो जरा, फ्यूडल इकोनॉमी क्या होती थी, जब हमने सारी की सारी हायरार्की किसे दे दी थी, लैंड ऑनर्स को, जमींदार्स को। ठीक है, और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या थी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जब प्राइवेट बिजनेसमैन मार्केट में डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करें। ठीक है, तो ना ही तो हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से फ्यूडल इकोनॉमी थी, ना तो वो पूरी की पूरी लैंड ऑनर्स के हाथ में थी या जमींदार्स के हाथ में थी। ठीक है, ना वो पूरी की पूरी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी, उसे क्या बना दिया था इन लोगों ने, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अगला देखो कॉलोनियल इकोनॉमी। अब ये क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी वाज अ कॉलोनियल इकोनॉमी, इट वाज एक्सप्लॉइटेड फॉर बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, किसके बेनिफिट के लिए हमारी इकोनॉमी एक्सप्लॉइट करी गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म्ड द पॉलिसीज बट ओनली फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री। पॉलिसीज तो बनाई उन लोगों ने, लेकिन किसके प्रोटेक्शन के लिए और किसके प्रमोशन के लिए, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के। ठीक है, दीज पॉलिसीज ट्रांसफर्ड इंडिया, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, इनकी पॉलिसीज ने क्या करा, इंडिया को बना दिया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट हो, यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन। ठीक है, और ब्रिटेन से फाइनल गुड बनकर आता था इंडिया में। ठीक है, तो इन लोगों ने हमें क्या बना दिया था, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इंपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, इतना ही छोड़ दिया था इन लोगों ने हमें बना के। ठीक है, अगला देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इन लोगों ने कभी भी कोई भी स्टेप नहीं लिया कि एक बार इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है या इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है। बस इन लोगों का एक ही एजेंडा था, इंडिया को बर्बाद कर देने का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कुछ नेम्स हैं जिन लोगों ने जो इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के एस्टिमेटर्स थे उस टाइम पे। ठीक है, तो अब ये क्या क्या है, देखो ये नेम्स ना तुम लोगों के एमसीक्यू में आ सकते हैं। वो 4-5 और अलग लोगों का नाम दे देंगे और तुम्हें बोलेंगे कि बताओ इनमें से कौन इंडिया का नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम का एस्टिमेटर है। ठीक है, तो ये सब थे दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बे, VKRB राव, RC देसाई। ये सब थे इंडिया के नोटेबल एस्टिमेटर्स ऑफ, जिन्होंने क्या करा था, नेशनल इनकम और इंडिया की पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करा था। ठीक है, कि कितनी थी उस टाइम पे, नहीं होनी चाहिए थी। तभी तो पता चला, जब इतनी कम नेशनल इनकम थी, इतनी कम पर कैपिटा इनकम थी, तभी तो पता चला था उस टाइम पे इंडिया की पर कैपिटा इनकम 230 थी। अभी आई थी डाटा पे 230 रुपीज़। ठीक है, एट प्रेजेंट इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2.12 या 22 लाख है रुपीज़ एट प्रेजेंट। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़े फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, और ये सारे के सारे फीचर्स तुम लोग अच्छे से तमीज़ से पढ़ोगे। ठीक है, और अगर तुम लोगों को फ्री नोट्स चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी लिखी है, बस मुझे मैसेज कर देना, मैम सेंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर 1 नोट्स। ठीक है, मैं तुम लोगों को नोट सेंड कर दूंगी एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री, कम्प्लीटली फ्री। ठीक है, कोई पैसे नहीं ले रहा है तुमसे और यही नोट्स हैं। ठीक है, तो कल हम आगे का पढ़ेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन, विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। और अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना, और अगर नोट्स चाहिए तो मुझे ईमेल सेंड करना। बस तुम्हें इतना सही काम करना है। ठीक है, और रोज़ चुपचाप यहाँ पर आकर लेक्चर्स देखने हैं। ठीक है, बल्कि एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ मैं तुम लोगों के लिए। मोस्ट प्रोबेबली इस संडे को वो आ जाएगा, तो ठीक है, जो तुम्हारे अकाउंट्स के लिए होगा। ओके, सो okay guys, we'll see you guys in the next session. Okay, thank you, bye.